भारत के इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की विचारधारा से उपजी भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। 6 अप्रैल 1980 को गठित भारतीय जनता पार्टी के मूल में सुविख्यात शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई भारतीय जनसंघ की एक तरफ राष्ट्रवाद की परिकल्पना है तो दूसरी तरफ राष्ट्र के पुनरुत्थान का जज्बा। इतिहास में आज हम उसी जनसंघ की चर्चा करेंगे जिसने हिंदुत्व की प्रगतिशील विचारधारा को एक नई दिशा दी। देश के एक राजनीतिक दल से कितनी आशा की जानी चाहिए? एक राजनीतिक दल संकट के दौर में देश और देश की जनता के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है? इन सवालों का जवाब तलाशने पर पता चलता है कि जनता हर राजनीतिक दल का चुनाव करने से पहले उन्हें भरपूर आजमाती है। ऐसा ही एक जांचा और परखा गया राजनीतिक दल है जनसंघ, जिसकी पहचान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के रूप में होती है। वही राजनीतिक दल जिसकी पहचान किसी जमाने में दिया और बाती के निशान से हुआ करती थी। सबसे पहले मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। वो साल 1951 की तारीख 21 अक्टूबर थी जब जनसंघ की स्थापना हुई। इसके बाद जितना कुछ हुआ वो पुरानी पीढ़ी के लिए इतिहास था और नई पीढ़ी के लिए वर्तमान। जनसंघ ने बीते दशकों में कई वजहें दी जिनके आधार पर जनसंघ को जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे वो जनसंघ का राजनीतिक इतिहास हो या युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सभी ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी भरपूर निभाई। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद पार्टी का पहला अधिवेशन दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है। ये पद नहीं, दायित्व है। प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है। ये सम्मान नहीं, चुनौती है। और मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से और देश में जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। साल 1951 में स्थापना के बाद जनसंघ के सामने कई तरह की चुनौतियां रहीं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती 1952 में होने वाला पहला लोकसभा चुनाव। एक ऐसा दौर जब देश में सिर्फ 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। देश के पहले चुनाव हुए और जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई। इस चुनाव में एक बात सुनिश्चित हो गई कि देश में एक ऐसा भी राजनीतिक दल है जिसकी प्रस्तावना राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है। ये पद नहीं है, दायित्व है। प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है।
ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। साल 1957 में देश के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे आने पर दो खास बातें हुई। पहला, जनसंघ को पहली बार एक सीट से ज्यादा हासिल हुई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद चुने गए। तीसरे और चौथे लोकसभा चुनाव में जनसंघ का प्रदर्शन अप्रत्याशित था। साल 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीट हासिल हुई और 1967 के चुनाव में 35 सीटें। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लग गए। तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जनसंघ को हासिल होने वाले परिणामों की सूरत बेहतर रही। 1971 में हुए 5वें लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 22 सीट मिली। फिर आया आपातकाल का दौर। आपातकाल के बाद 1977 में हुए छठे लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी को कुल 295 सीटें हासिल हुई और देश के तथाकथित सेकुलर राजनीतिक दल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं, जिसने सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर
जनता पार्टी को सौंप दिए। देश के और भागों में भी जनता ने असंदिग्ध निर्णय दिया है। याद है आपको, चुनाव की सभाओं में मैं कहा करता था कि सत्तारूढ़ दल के मित्र हमें पूछते हैं हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और कहते हैं कि उन्होंने खुद का प्रधानमंत्री तय कर लिया है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। मैं पूछा करता था, अगर रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई तो क्या होगा? और श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई और हमने अपना प्रधानमंत्री आज निर्वाचित कर लिया। तीस महीने की इस सरकार के बाद 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव हुए और इसमें जनसंघ को 35 सीटें हासिल हुई और चुनाव लड़ रही जनता पार्टी को 31। फिर 6 अप्रैल 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की सूरत ली और फिर हमारे देश का सत्ताधारी दल। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। करीब 4 दशक पहले की गई अटल जी की यह भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है और 11 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी लोगों के सामने है। अटल जी ने न सिर्फ अपने वादों को निभाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक श्रेष्ठ स्थान दिलवाया, जिसकी वजह से आज एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक अलग पहचान भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। एक तो जनसंघ ने कालखंड में कई राजनीतिक समस्याओं का सामना किया, लेकिन हर बड़ी मुश्किल से सकारात्मक नतीजे ही हासिल किए। जनसंघ देश का एक ऐसा पहला राजनीतिक दल रहा जिसने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध किया। जनसंघ ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तत्कालीन सरकार के रवैये का खुलकर विरोध किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके अलावा भारत ने जितनी भी बार पड़ोसी मुल्कों से युद्ध लड़ा, उतनी बार जनसंघ ने अपनी उपयोगिता साबित की। अब सवाल उठता है कि सेनाओं के युद्ध में राजनीतिक दलों की कैसी भूमिका। साल 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सिविक और पुलिस ड्यूटी का किरदार निभाया और यही वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1963 के दौरान हुए गणतंत्र दिवस की परेड में इन कार्यकर्ताओं को मार्च करने के लिए बुलाया। साल 1965 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच एक बार फिर जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वही भूमिका निभाई। इस बार कार्यकर्ताओं ने सैन्य मार्गों की सुरक्षा तक की और ये सिलसिला 1971 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार में हुए युद्ध तक जारी रहा। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के होते हुए आज पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई तक पहुंच गई है। अपने 41 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता तो उसके पहले भी हासिल की, लेकिन आज की बीजेपी इतिहास रच रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।